तमाम तारीफ़ें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नज़दीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नज़दीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो। तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है। लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में यह भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्ग्यूमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है? कोई और कलर भी हो सकता था,
ये इसी शेप में क्यों है? कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया? ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया। इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए, लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले ज़माने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर मैं इंशाअल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं ईविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। चूंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया, और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीज़ें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज़ कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज़ यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी ज़रा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीज़ें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेज, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे या बात?
पहले तो मैं मुफ्ती साहब को मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मुनाफिक, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया, ये सदियों, ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमोसेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मज़हब रहे। ये मज़हब जाहिलों के नहीं थे, ये मज़हब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। ये मज़हब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की लिमिटेड थी, मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे हो। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मज़हब था जर्मेनिक रिलीजन, उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो हैं वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं, और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मज़हब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है मज़हबों का, हर मज़हब आपसे एक चीज़ मांगता, फेथ। ये फेथ क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमक़ाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप हो। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मज़हब मांगता है आपसे, हर मज़हब फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही भाई कल को मैं यकीन कर लूँ कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है? भाई वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साहब देखिए, मेरा फेथ है, इस पर बात ना किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मज़हब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल दी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं, खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में भी नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एक से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं है। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए वो नेचर को इंसाफ की जरूरत भी नहीं।
नेचर तमाम एक। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था ये मेरी आँख तो नहीं यूँ कर दिया उसे, तो इसे सज़ा मिलनी नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बग़ैर इंसाफ के है। इंसाफ इज़ अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार, ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कर लें, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिले। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन्स डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं। अच्छा साहब, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी नहीं, वो आप में कुछ खूबियाँ भी पैदा करता होगा। देखिए उससे ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। अल्कोहल जो है वो ज़्यादातर दवाओं में यूज़ होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जिटिविटी किन लोग, तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज पीते। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र उनकी है जो 2 पैक नाप के शराब पीते और खाना खाते। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीज़ों में आदत होती है कि वो बढ़। आज तक में एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता, सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ता है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज़ करते। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक हैं, इनसे बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियाँ हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं है, उसमें टेंडेंसी है। पहले थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी स्लिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब, टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया, तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉयड। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी ज़बान आम फहम सबको समझ में आ जाए, और जहाँ कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहाँ बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फ़ानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूँ जिसने कॉन्टिंजेंट चीज़ को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ
सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही है। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है। चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही है। दूसरी चीज इन्होंने पूछा, स्टुपिडिटी फिर क्या है? अगर फेथ, रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ, आई लव जावेद अख्तर, एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाह व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इर्रेशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया, यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे। क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इर्रेशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है, उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पी लें, बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं। तो कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, ज़रा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं नहायत मामूली होते हैं। ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे। ये सब बनाए हुए इंसान ने, बहुत से काम इंसान ने किए। बाकी है कि आपने मेरी एक बात जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों कर कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता और मना करता है कि दादा सवाल ना करो, बह जाओ। आप क्यों रोकते? हकीकत यह है कि इंसानी तारीख ये है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हुए हैं। एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस या लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है कि क्या। ये जो आप कह रहे हैं
आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे कि सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता। और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मानते भाई। आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल ना करना कि ये कहाँ से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा रहेगी। तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ है? एक कदम पहले रुक जाइए, ये हमेशा से थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं है। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं। लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स एंड बाकी सब, जिसको सब पता है वो कर। हमें ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश ना करें, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश ना करें, हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए। और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया था। आप जरा तारीख पढ़िए, एक बड़ी दिलचस्प किताब है बर्ट्रैंड, जिसमें उसने रिलीजन एंड साइंस कि कब से रिलीजन जो है साइंस के अगेंस्ट है। और हद तो ये है कि भाप के इंजन के खिलाफ थे, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, और फतवे हुए उन पर, वेटिकन ने दिए। तो ये हमेशा, अभी जैसे ही ये राइट विंगर आते हैं अमेरिका में पावर में, तो वो जो अपना ये क्या बोलते हैं उसे, सीड क्या बोलते हैं, सीड क्या जो, हाँ नहीं सीड ये नहीं भाई, वो जो ह्यूमन बॉडी के उस पर रिसर्च बंद हो जाती, रिपब्लिकन नहीं करने देते। अरे भाई इतना डर क्या है तुम्हें? एक ज़माने में बहुत नाराज थे ये सारे मजहबी लोग कि ये इंसान तो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या तकलीफ भाई, बना ले तो बना लेने दो, ये खौफ क्या है? और ये सब आज जो आप कह कर रहे हैं नामुमकिन है, ये कैसे हुआ? मुझे एक किस्सा याद आता है। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो एक टीचर रख दिया गया, उसने 1 2 3 4 5 6 7 तो सिखा दिया मुझे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ मुफ्ती साहब, जिस दिन उसने ये बताया कि 1/2 क्या होता है और 3/4 क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बीच से फट जाएगा। यह आदमी कह रहा है कि जो दीवार के अंदर जाओ वॉक करते। आज हंसता हूँ मैं इस बात पे। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे हैं और आप हैरान होते उन्हें देख के, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेंगे। और हुआ है, आपकी इंसानी तारीख ही है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। ये कहने में क्या आ रहा है? ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी। ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन जो समझा जाता है, उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर, खामोश बैठा था ऐसे ही जमाइयाँ ले रहा। फिर उसे आइडिया है यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बना। सोचिए, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? बड़ा आसान है। जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ सॉल्व हो रही है चीज़ें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। जी, टाइम है। थैंक यू सो मच। मैं तर्कों की श्रृंखला में राउंड 2 के लिए मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपके पास एक बार फिर से 7 मिनट का वक्त है। शुक्रिया। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें,
नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहां पे आया हूं। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया है। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं, भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज़ कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है, या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था, टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स। देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल्स की मिसाल से मैं समझा देता हूं। जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिंजेंट ही होगा, अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं, और इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा, क्या कह रहा था मैं, किस पॉइंट, आफ्टर दैट जस्ट नाउ, हाँ, जहां रुकेंगे वही खुदा है। बहरहाल तो टाइम का जिक्र हो गया, गॉड ऑफ गैप, सॉरी, या इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं, सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई है,
और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है, तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कहे अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया। अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाजे हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी ना किसी ने बनाया। यही मामला यूनिवर्स का है। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, चूंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते। ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। जी, ये आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 है। हाँ, 7 मिनट। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने कहा कि जब कायनात ही नहीं थी तो वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था? खुदा था, एक एग्जिस्टेंस तो था ना खुदा का। तो जब खुदा था तो वक्त भी होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा, बाकी ये कि आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है, मेरे पास भी लॉजिक है। आप साहब, मेरा जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो यह आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है। मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्वयं ये कि ये जो आप कह रहे हैं, जो गैप्स हैं, ये गैप जब जब किसी मजहब को चैलेंज करते, जब ऐसा कोई बात आती है तो हंगामा हो जाता है कि जब वो चैलेंज करें किसी फेथ। ये तमाम साइंस जो है इसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्तों में मजहब ने रोकने की कोशिश की है। ये किताब है रिलीजन एंड साइंस, बर्टन रसल की, पढ़िएगा, अच्छी लगेगी आप। तारीख ही है साइंस, मजहब की साइंस से उसका यही रिश्ता। अच्छा, अब ये हम सोचें कि बहरहाल ये वजूद जो है मजहब और ये बिलीव इन गॉड इंसान को बेहतर बना देता है। तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत, रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही हो। तो आप मुझे बताएं कि जो इसका तरकीब इस्तेमाल क्या है? खुदा का तरकीब इस्तेमाल तो बताइए। आप छोटी सी दवा सड़क पे बेचते हैं, उसकी भी तरकीब इस्तेमाल। इसके इस्तेमाल से तो फायदे नहीं हुआ किसी को। जो सारे के सारे खराब मुल्क हैं, खराब समाज है, वो सारे जुल्म खुदा के नाम पे करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, मुझे क्या लेना देना उससे? इस्तेमाल से मालूम होता ना। एक विस्की की बोतल कभी शायद देखी हो आपने, लाल रंग की होती है, उस पर रोशनी और छिपड़ा इंतहाई खूबसूरत लगती है, क्या बिगाड़ रही है किसी का? उसका इस्तेमाल गलत है, इसलिए आप उसे ना, इसका इस्तेमाल, इस तसव्वुर का इस्तेमाल ही गलत है और हमेशा से गलत। देख लीजिए इंसानी तारीख, देख लीजिए, आज देख लीजिए, हिंदुस्तान देखिए, दुनिया देख लीजिए, क्या इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फेथ वाले लोग क्या फेयर हैं, जस्ट हैं, जो अपने खुदाओं पे यकीन रखते हैं, वो किस तरह के लोग? वो लोगों को इंसाफ देते हैं, वो बेहतर इंसान बने। तो इस दवा का फ़ायदा क्या है? चलो बहुत फ़ायदा हो रहा तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा। मुझे तो इस दवा का कोई फ़ायदा दिखता है? मुझे तो ऐसा लगता। मैं एक और बात बताऊं, अगर कोई आदमी मजहबी है और अच्छा आदमी है तो मैं उसकी बहुत, इसलिए कि मेरा ख्याल है मजहबी आदमी का अच्छा होना मुझसे अच्छा होने से ज़्यादा मुश्किल। भाई हर चीज़ की एक लिमिट है। आप इतना भाग सकते हैं, इतना नहीं भाग सकते, इतना वजन उठा सकते, इतना नहीं उठा सकते, इतना दूर देख सकते हैं, इतना दूर नहीं देख सकते। उसी तरह कॉमन सेंस कहता है कि आप में नेकी का भी एक कोटा हो। अब आप अगर सुबह जाते हैं अपनी इबादत गाह और इबादत करते हैं तो बाहर निकलते हैं तो आप तो यही महसूस करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपकी नेकी का एक बहुत बड़ा कोटा खर्च हो गया, जिससे किसी का कोई, मैं तो नहीं जाता हूँ तो मुझे तो किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी बेवा की मदद करनी पड़ेगी। मैं अपना कोटा कैसे कंज्यूम करूँ?
आप अपना कोटा सारे मजहबी लोग इंतहाई यूजलेस कामों में यूज करते हैं, उसके बाद भी अगर आप में बच्ची है थोड़ी सी शराफत, तो भाई वाह क्या। एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि दोनों ही विद्वान समय को मानते हैं और बहुत समय से अपनी दलीलें और बाज दफ़ा समय से पहले अपनी तकरीरें पूरी करके अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। ये इस आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 पूरा हुआ। अब रिबटल का राउंड 2 है और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया। हमारे यहाँ स्कूल के सिलेबस में पंच परमेश्वर कहानी पढ़ाई जाती है, प्रेमचंद जी की लिखी हुई। आप निश्चिंत रहिए, आपके कोई राउंड में मिस नहीं होने दूंगा। रिबटल का राउंड 2 मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम खुदा, उस खुदा को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना ज़रूरी है, चूंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज़ को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा। बिल्कुल नहीं, टाइम के पाबंद हम हैं, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज़ इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूँ वो लॉजिकल नेसेसिटी है। आप इमेजिन करने आए तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें, उससे कायनात पे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पर बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारी डिस्कशन नहीं है, साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज़ कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, 2 अलग अलग जगह की। हज़रत, मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया। ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा रेप केसेस जो हैं वहाँ पर है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ये अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाले डिस्कशन और सेगमेंट पे इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये रिबटल का राउंड 2 है। आपके पास 5 मिनट का वक्त है और इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। आप चाहें तो जो इन्होंने सवाल पूछे उनके जवाब आप रिबटल में भी दे सकते हैं। जी जी, देखिए पहले तो ये बात कि ये मिसाल गलत नहीं है, गलत है। इन्होंने पहले ही हमको डिसार्म कर दिया। कह लिया अकल से मामला सॉल्व नहीं हो सकता, लॉजिक से आप पहुंच नहीं सकते। ये एक मेटाफिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक से किसी को माने नहीं मालूम इसके, तो ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज़ है। अरे भाई क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ, खड़ी हो। ये एक लफ्ज़ है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए, आप लॉजिकली मुझे प्रूव किए। और अगर लॉजिकली आप नहीं बात करते साहब ये मेटाफिजिकल है, तो फिर हम आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस ज़बान में कॉन्वर्सेशन? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से और हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त है, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे? बाहर वो रहेगा। अब मैं ये देखता हूँ, आपने कहा ना कि वहाँ रेप ज़्यादा होते हैं, तो हम एक बात देखते हैं, ये दुनिया जिस पे वो कादर मुतलक है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ओमनीपोटेंट है, ये दुनिया चल कैसे रहे? और इस दुनिया का हाल क्या है?
45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम वो गाजा में मरे हैं। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि उपास इलाज नहीं। ये कादर मुतलक है जो चाहे कर दे, इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन सेक, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा। क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहाँ गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियाँ उड़, तुम देख रहे, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूँगा, तुम हो भी। यार इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों? आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को न मिले, मगर आपका काम कर देगा चूंकि आपने दुआ मांगी। तो जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो करे। मुझे तो दुनिया में, इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही। मैं तो चाहूंगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी। देवियों और सज्जनों, इस बहस के 2 राउंड और 2 रिबटल पूरे हो चुके हैं। अब सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल राउंड शुरू हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब इन विद्वानों की सज्जनता की एक परख भी होगी और वक्त हमने 16 मिनट का तय किया है। पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आप माइक ले लीजिएगा। हाँ नीचे जी, मैं बोलता हूँ। डायस हटा सकते हैं क्या हम? थोड़ा क्विकली डायस पीछे कर दीजिए बस थोड़ा सा, है, ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं इसे हटा ही दीजिए। अब हम वहाँ तो जाने वाले नहीं, आराम से आराम से दोनों तरफ से हटा दीजिए। इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ से सवाल लूँगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका, 16 मिनट हैं, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। जी। यूनिवर्स की हर चीज़ कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज़ डिपेंडेंट होगी वो चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज़ है, मुत्तफक अलैह, अग्रीड अपॉन। ओके, इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से है जब वक्त नहीं। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। इंसान की एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र
रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है। अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है, ये और कौन सी कायनात, जिसे मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूँ तो 20 करोड़ साल में वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसकी ज़रूरत क्या थी। ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं, इसमें कोई ख़ास समझने वाली बात थी भी नहीं। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना। बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं, from limited perspective। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने। आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूँ कि ये गलत है दावा, आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है, आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी आप का जवाब कोई ही नहीं दे सवाल रहे हैं। पूछना चाहेंगे है? आप सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब, क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेके कुछ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि खुदा ने जो भी रेवलेशन किए हैं, एक मज़हब के नहीं, बहुत से मज़हबों में किए हैं, अलग अलग रेवलेशन है। कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है। अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती, करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक भूमि आवाज़ आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा ख़त्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। ये कह साहब ये यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा। मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना, क्यों नहीं पूछूंगा, कैसे बना। बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है, आप कहेंगे मैं मान लूँगा। अच्छा, दोयम वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक का मतलब ओमनीपोटेंट, वो जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज जी। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है, ये दुनिया कैसे चल रही है, आपको इस पर हैरत नहीं होती। या क़यामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा, जिसकी धज्जियाँ उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, अब जवाब दूं। हाँ जी, मैं इसीलिए आप ही सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूँ लेकिन आज नहीं करूंगा चूंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूँ उस पे भी बात करने के लिए। ये क्योंकि अभी हमारा से topic- राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2 जी। चूंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात को एंटरटेन भी करूंगा और मैं भी पूछूंगा। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या है कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी का मतलब ये हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज़ का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज़ जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज़ के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अक्ल की बात है, ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ। ऐसी बातें ना कीजिए, कुत्तों को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए। ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है। जी। आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल
समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत दो असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन दो असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज्यादा नॉलेज और हमसे ज्यादा विजडम है। बताएं सर। नहीं, डॉक्टर में और खुदा में बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है एक, तो मैं उसकी बात सुनूंगा। दोयम ये नहीं, कुछ जवाब तो ये भी नहीं है सर प्लीज, आ आप जाइए, अगर चलिए। सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो हाँ। फिर मतलब नहीं सिविलाइज बहस का। मतलब आप ये कहें कि चूंकि आप डॉक्टर पे बिलीव करते हैं इसलिए खुदा पे बिलीव किए, क्या ये मिसाल आपको समझाने के लिए। आर्गुमेंट है, इस पे आपको एतराज नहीं। तो सिंपल बात ये है कि मैं अगर ये यकीन कर लूँ कि एक ओमनीपोटेंट, उसकी मसलहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है, मुझे नहीं चाहिए इसकी मसलहत। उसकी मसलहत नहीं, यही मसलहत तो क्या समझना है। मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट दो फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे, कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। क्या बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला हुआ? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुन क्या लें। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक- लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? इंसान के फ्री विल का ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन लें, अब सुन लें। गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ रेप कैसे गलत ना, मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है,
7 billion free wills are moving on this planet. 7 billion free wills. और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूँ कि इसकी फ्री विल की? मेरी मौत खुदा के हाथ है या इस फ्री विल वाले के हाथ? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। तो ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या खुदा, सॉरी अल्लाह ने, खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का, निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट, और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में, और एक जो ग्रुप्स में। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब दे दूं जी। प्लेनेट की ज़्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं? आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा, नहीं वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर।
अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं प्लीज, आपको और आपस में, हाँ आप और प्लीज, कितने प्लीज, आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है बस। आप अपनी- सर, आर्ग्यूमेंट सर, ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था, आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी, ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। अब मेरी बात जी, आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है, ये आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, टाइम रीसेट कर दें जी। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज़ जस्ट, ही इज़ काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख़ में नहीं। एक तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा, तो उसका होना न होना बराबर है। दोयम ये कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है भाई? और फ़ौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतरा, उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बात, ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीज़न नहीं है। आपकी तारीख क्या है मज़हबों की? बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे जो अब नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। सर अरे इनको मदद की ज़रूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं। ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता हो, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं। दे आर ओनली, दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स हैं। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दें तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है, आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथियस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये ख़त्म हो रहा है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाए। जो बातें ये इनको आप मेटाफिज़िकल, ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिज़िक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा, डज गॉड एग्जिस्ट की ये बहस मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच। आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहाँ से तय करूँगा
और माइक हमारे पास है क्या? एक ही माइक है ऑडियंस के लिए? 2 माइक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी हैं मारिया शकील जी, पूछिए सवाल। थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप पर आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस है टीवी की। जी नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ, पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि गज़ा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गज़ा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा? जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को जिक्र कर दिया, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जहाँ तक आपने कहा कि गज़ा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखें 2 वर्ल्ड व्यू है, एक एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहाँ आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता? ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से ये गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गज़ा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपको कुछ बोलना है इसमें? भैया आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया, या आप वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के उन्हें भेजिए, वो बहुत खुश होंगे। आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो उन बच्चों की मौत को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये दुनिया जो है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो एक नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ये अच्छा काम है आपके नज़दीक, तो नेचर नाइंसाफ़ी पे मबनी है। अरे मेरे भाई, आप नेचर की कहाँ बात कर रहे हैं, तो इंसान की बात। तो फिर जब मैं इंसान की बात कर रहा था, आप नेचर की बात करने लग गए। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। हाँ, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अलग बात है, आप बोलिए, मुझे कोई जल्दी नहीं। जी नहीं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन मुझे बोल तो लेने दीजिए। जी बोलिए। क्या बात ये है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से, एकता से, एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, अकेले तो इंसान रह ही नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं, वो फाउल हमेशा से तारीख में होता आया है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तसव्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। जी, ये तो उसको कंडेम करें। अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे है कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलॉसफिकल कर मैं प्लीज। एक रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है जो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को ही अंतिम मानता। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, दिस इज छांदोग्य उपनिषद, एंड इट कंप्लीटली रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी, आपके शब्दों में नेसेसिटी ऑफ अ क्रिएटर। द क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। तो एक मिनट प्लीज। दूसरा जो सवाल आपने अभी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान विद्वान भी है, वाइज, सब जानने वाला, तो अगर विजडम में दुनिया भर के पापों और अत्याचारों को बर्दाश्त करना शामिल है
तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्री विल से उसको अपोज करता हूं तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल में कॉन्ट्राडिक्शन है। बिकॉज व्हेन आई एम अपोजिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन गाजा, देन आई एम अपोजिंग द गॉड्स विल और गॉड्स विजडम। जवाब लेते हैं क्योंकि तो गॉड की विजडम में, एक मिनट सर प्लीज सर, ये एक जुमला, गॉड की विजडम है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, मैं उसको अपोज कर रहा हूं, तो मैं गॉड की विजडम के खिलाफ। एक सवाल। दूसरा ये नहीं आपने दो ऑलरेडी सर आप और सवाल कर लें, लेकिन मुझे दो जवाब दे सर, दें। सर, पहले आपने ये कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। भाई इजराइल के गॉड के मुताबिक तुम्हारा ठीक हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। आप तशरीफ रखिए, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ये देखिए, ऐसा है कि ये सब बड़ा आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि कुछ नियम बना लिए जाएं ताकि एक टाइम बाउंड बातचीत चले। और भाई साहब, आप बड़ा ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के फ्रेम में आके उस काम को गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है गुरु, अब मेरे को कहीं का गुस्सा कहीं निकालना था, सॉरी। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है जी। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछे, आप उनके जवाब दें। और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी। आपने दो सवाल किया। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। माइक नहीं सर, ये आपस में जी, ये क्या आपका सवाल? माइक दीजिए। फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया। नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं। बिल्कुल करना चाहिए। आपके हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, जो हो रहा है गॉड की, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा। सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दे तब तो कोई मसला नहीं समझते रहेंगे। दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्गुमेंट सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी। मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ, तरुण माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी। सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद। एक सर अपना आप नाम बता दें। आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है। बताया आपको, यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है। जावेद सर, आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए जी। अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से है। क्या जी है? अच्छा सर क्यों नहीं हो मैं सकता? बताऊंगा प्लीज। जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर, आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायर इसी तरह चलते रहते हमेशा। जी माइक मेरे ख्याल से एक सेकंड। इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, ऐसे रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक नीचे से ऑन कर दिए। पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं
जिनको गज़ा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया, लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत मुझे लगा मैं गलत हो सकता हूँ। बिल्कुल गलत मैं है। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल मैं देखिए, सवाल अगर पूछ रहा हूँ। एक मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूँ। एक सेकंड देखिए, अगर देखिए ऐसा, एक सेकंड आप सर, वेट, अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सब से कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूँ, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल ये है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल ये है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए। देखिए, 3 चीज़ें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीज़न से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के वजूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। जी, ये आगे सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दीजिए। भाई वो आप पूछना चाह रहे थे ना भाई? हाँ, नहीं मैं ये थैंक यू जी। आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए। सर, जावेद सर से सवाल है कि आपने अपने क्लोजिंग माइक थोड़ा करीब अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बात कही थी कि मज़हब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मज़हब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज़ के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है। मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो कौन से प्रोफेसर होंगे, ऐसा उनके क्या पास डेटा है, इन्होंने डेटा के बेस होगा। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास, प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बाद का डेटा? मैंने तो नहीं सुना आज तक। तो आज उनकी ये राय है और होगी राय, ठीक है। दुनिया में तरह तरह की राय है लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर, बहुत हाई, वहाँ चर्च खाली पड़े। तो अल्टीमेटली तो इंसान कोई ऐसी बात बहुत अरसे तक नहीं मान सकेगा, चाहे गलत या सही, जो उसे, उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसके लॉजिक को, वो कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के होंगे तो कैम्ब्रिज के होंगे, तो मुझे क्या लेना देना। उनका डेटा मुस्तकबिल का नहीं हो। जी। दीपक, हाँ पूछिए। मैं आऊँगा, अभी पीछे की साइड भी आऊँगा, माइक वहीं भेजूंगा 2-3 साल के लिए। जी जावेद साहब, आपसे सवाल है। नमस्ते। अरे भाई सर, अगर आप ही लोग को तय करना है तो फिर 200 लोग तय कर लें। ये एक साहब पूछ नहीं रहे सर, हैं। प्लीज डोंट डू दिस सर। सर, एवरीबडी हैज अ राइट सर, बट वी कैन ओनली टेक सिलेक्टेड क्वेश्चंस। नो सर, अरे ये भाई, यंग लोग आराम भी से। हैं तो इनकी ये अब बात उतने सुनिए। यंग, भाई आप यंग हैं कि नहीं हैं? एक मिनट, वो कह रहे हैं वो भी आइए, यंग हैं पूछ रहे हैं ना साहब, भाई। आप उनकी नौजवानी पर दावा उनको ही करने थे। हाँ मुफ्ती साहब, आप यंग, हाँ पूछे। अरे भैया सर, मेरा सवाल ये है। कुछ इनसे भी तो पूछो। जी नहीं, बस आपसे एक सवाल है।
जैसे थीस्टों के पास अपने जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं, 5 रोज आज क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बोलूं मैं आना चाहता हूं उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूं। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनके उत्सव त्योहार कॉन्ग्रीगेशन बहुत हैं। अब आपको मैं एक सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं। मृदुला जी आप बताइएगा सही है कि नहीं। ये एक कॉन्स्टेंटाइन एक ग्रीक रोमन बादशाह था जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मेरी पूरी स्टेट कैंसिल हो जाएगी। उस ज़माने में ऐसे ही होता था, राजा जो धर्म इख्तियार करता था वो जनता भी कर लेती, इसलिए कि वो हो गया था बैंकरप्ट। और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, उससे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा यार क्रिश्चियन हो जाओ। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ये हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। कहते सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो पेगन फेस्टिवल होता, जो पेगन थे वो लोग, जो फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, पब्लिक को बहुत इन्जॉय करते हैं, खासतौर से 25 को मेन डे। हाँ ये तो सही कह रहे हो, ये जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कब थी? कहते साहब वो अप्रैल में थी। नहीं कट करो, वो 25 दिसंबर। ये हकीकत है। और 400 साल बाद क्रिश्चियनिटी के अप्रैल से दिसंबर ले आए, और इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल होता था। अब मनाते हैं आप आराम से। ये जो सारे फेस्टिवल हैं ये रिलीजन से, हर एक को एक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो ये रिलीजन ने, ये सेकुलर त्यौहार थे जिन्हें रिलीजन्स ने ले लिया है। ये मौसम के थे, फसलों के थे, किसानों के थे, उसको आपने लेके रिलीजियस रंग दे दिया। ये कोई रिलीजन से थोड़ी आए आप। अच्छा हमें देखिए, हम तो मुल्द हैं, हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली हमारे, सबसे बड़ी ईद हमारे, वो हमारे सोशल, हमारे हेरिटेज है। ऐसा थोड़ी है कि वी विल थ्रो द बेबी अलॉन्ग विद द वाटर। ये तो अच्छी चीज़ है, इन्हें रखो, बेकार है फेंक दो। जी हाँ हेलो जी, मेरा सवाल नादवी जी से है। जैसा कि आपने बोला कि गॉड टाइम के भी परे हैं और गॉड इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, और गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी है, तो आप अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें। जी, मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करें। अभी मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा आपने बोला कि गॉड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मैंने कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपके अल्फाज हैं। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज़ गॉड के लिए सुइटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो चीज़ें होती हैं जो ऑब्जेक्ट हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। वो फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज़ को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीज़ें बता दे, ये ज़रूरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब ह्यूमंस की फ्री विल है, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे, तो अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी ज़ात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है, और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जाहिर है उस गॉड की बात सुनेंगे ना हम। जी, वो पीछे एक चश्मा लगाए जो मैम खड़ी हैं, उनको दीजिए। हाँ आप जी जी बिल्कुल आएंगे। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सब तरफ जाने की। हाँ उनको दीजिए माइक। जी हेलो सर, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, टाइम पाबंद हूँ, और जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं, और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज़ में जहाँ पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सकें। कितनी औरतें हैं जो वर्किंग
जिनको काम करने की आज़ादी है उन कंट्रीज़ में। यूरोप में ये आज़ादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। जी जवाब। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है, और वो सफ़र कर रही हैं। आई एग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है? हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, जहाँ पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुँचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मॉरलिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मदनत निकला या मैंने कहा, तो ये जुमला मैं वापस से मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी वैसे आपने कहा था ये जुमला, अच्छा हो सकता है, मैं मान रहा हूं। बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह से। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा है। यही तो सवाल था हजरत, कि फिर ये मोरालिटी आई कहाँ से? क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ जी, हाँ। मोरालिटी साथ रहने की डिजायर से आई है। यानी साथ रहकर जो कुछ कह दे, जो कुछ कर दे, वो हो जाएगा? नहीं नहीं, तो आप कायदे से रह ही कर सकते हैं जब तक लोगों में मोरालिटी हो, वरना क्यास हो जाएगा। ये आपको कैसे पता? जी हमने देखा ना, जहाँ मोरालिटी का क्यास हो गया, हम देखते हैं। कहाँ पे देखते भाई हैं? दुनिया में। आप जो कह रहे हैं, आप कहीं पे अगर गलत हो रहा है, इस बहस तो के उसको बाद आप मैं गलत देखिए। आप एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं ऑन्टोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मैं इस बहस के बाद आप दोनों लोगों को चाय पे होस्ट करूंगा, वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। अभी ऑडियंस का हक मार रहे हैं आप लोग भाई, सर जस्ट लोग हैं आप लोग। और ये भाई ये हाँ, उधर आएंगे, इनको जी सर आएंगे। अच्छा सर मेरा नाम लईकुर रहमान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि सर यू आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं भी उसी चमन का बुलबुल। हाँ सर, तो बहुत खुशी हुई मुझे जान करके कि मैं आपसे मिलूंगा। सवाल सर, मेरा सवाल यह है, सर सैयद अलैहिर्रहमा का नज़रिया ये था कि खुदा के वजूद को अक़ल के दायरे में रह कर के तलाश करना, न कि पूरी तौर से उसका इनकार कर देना। सर हाउ विल यू डिफाइन इट? नहीं तो ये तो आप इन्हें बताइए। ये सवाल आपसे कि खुदा का वजूद साबित कर रहे हैं, तो सर आपने इनकार कर रखा है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन उन्होंने यही एक सेकंड सर सैयद ने यही कहा ना कि अक्ल से आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, यही कहा ना भाई। वो उन्होंने कहा कर सकते हैं और वो कर दिया गया आज। वो फोन तलाश करना या साबित करना अक्ल से नहीं हो सकता। अरे सवाल तो सुन लीजिए जी। अक्ल से नहीं हो सकता है, यही कहा ना। अक्ल से हो सकता है। अरे वो यही कह रहे हैं भाई, आप बता रहे हो सकता है, वो तो कुछ और। आप अगर सर देखो नौजवान फोन ले लो, वो इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी है। अरे भाई दे दो जरा, एक मिनट दे दो भाई, मेरी बात सुनो, माइक पे बोलो ताकि जो लाखों लोग देख रहे हैं। माइक दे दो ना। अरे देंगे ना माइक, तुम ठहरो तो। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि सर सैयद अलैहिर्रहमा का एक नज़रिया था अपना कि खुदा का जो वजूद है उसको अक़ल के दायरे में रह कर के तलाश करना है, न कि पूरे तौर से इनकार कर देना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे अक़ल के दायरे में रखे मैंने बहुत तलाश की, मुझे मिला नहीं। हाँ ये इधर वो चश्मा लगाए जो, हाँ उनको दे दीजिए। जी फटाफट पूछिए, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। एंड मेरा सवाल जावेद अख्तर साहब से। क्या नाम है आपका? अरे भैया सब मुझे पूछ रहे हो। फैज पूछिए फैज साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो एथियस्ट है वो प्रॉब्लम ऑफ ईविल आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, राइट? कि इस दुनिया में इतना सारा ईविल है और अगेंस्ट मुस्लिम तो यहाँ अगेंस्ट थियस्ट। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई। पूरी मशक्कत इसी बात की थी कि किसी एक मजहब पे बात न टिके। जी, तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि इस दुनिया में इतना ज़्यादा ईवल एग्जिस्ट करता है और अगर एक ऑल गुड गॉड है तो वो रोकता क्यों नहीं है? लेकिन इस सवाल में एक हिडन अजम्पशन ये है कि इस दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है। अब एथियस्ट ये कैसे ऑन्टोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझा। नहीं सर, हम लोग इनको सुनने आए। नहीं प्लीज डोंट डू दैट। आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन्टोलॉजिकली। नहीं हम समझ गए सर, इनको अब जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल पूछ लो मैं।
अभी तक क्या था? वो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेता हूँ। तुम गुरु, तो हम जब इसका राउंड 13 करेंगे ना, तब तुमको स्टेज पे बिठाएंगे। जी तो हाँ जल्दी से। तो देखिए, एथिज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथिज्म इट इज सेम। देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथिज्म। जी अच्छा, फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ, कोशिश भी करते तो इससे गलत सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग्स हैं, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है, तो उसकी जो ये जो क्वालिटी इस बबल में आ गई हैं, वो जानवर में भी है, इंसान में भी है। तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा। पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ हो? बैठ जाइए जी। हाँ, अगला सवाल। हाँ, पूछे जी। जावेद अख्तर साहब। अरे भैया, सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं, तो मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? फिर से चलो बोलो भाई। You asked how God can exist when children die in Gaza. हाँ? You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? देखिए, आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं। बेटा एक मिनट, मैं आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमज़ोरियां, खराबियां सब जगह है। लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज़्यादा महज़ब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल हैं, वो बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बरसरे इक़्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है। तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत ख़राबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ़ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की ज़रूरत क्या है भाई? उसको तो ख़रीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है? मगर सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं। जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन इस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाज़त कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज़्यादा ख़राब से ख़राब तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब सुनते जी। आप फ्री विल को मानती है ना, या अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना? मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी ज़िंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा, दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई एक सेकंड, जी सवाल मुफ्ती साहब से मेरा, मुफ्ती साहब से रुक जाइए, आपसे फोन, आप इसके बाद आपसे यही रहेंगे। बोलिए। मैं मुफ्ती साहब एक ही सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते हो उन्हें रोकते नहीं हो।
नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी, वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे। दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है, इसके पीछे का विजडम क्या है मैंने बताया। मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियंस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे समाप्त होती है। मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन साथ के साथ में खाना खाने वाला हूँ। अच्छा।